इमैनुअल कांट जो फिलोसोफर हैं हमारे सिलेबस के अंदर फिलोसफी में, इनकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिससे स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो इसको इग्नोर ही कर देते हैं टर्मिनोलॉजीज़ को, ताकि वो कहीं ना कहीं बच जाएं, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब क्या है। फिर कांट ने बहुत डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया है अपनी फ़िलासफ़ी के अंदर। डिफ़िकल्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्राइमा फेसी वो डिफ़िकल्ट ही लगती हैं, जब तक हमको उनके पीछे का कारण नहीं पता होता और किस संदर्भ में उन्होंने इन टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया है, तब तक वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। बट एक बार हम समझ जाएं कि उनका संदर्भ क्या है, कांट उससे कहना क्या चाहते थे, कांट ने उन टर्मिनोलॉजीज़ का ईजाद ही क्यों किया, तो फिर हमारे लिए चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। हम उन टर्मिनोलॉजीज़ का अपने आंसर्स में इस्तेमाल करने लगते हैं और मैक्सिमम मार्क्स अटेन करने लगते हैं अपने एग्ज़ाम के अंदर। तो आज कांट की, इमैनुअल कांट, कांटियन क्यों दिखाएं, क्योंकि यहाँ इमैनुअल कांट की बात हो रही है। जो टर्मिनोलॉजीज़ इमैनुअल कांट ने अपनी फ़िलासफ़ी के अंदर ईजाद करी थी, उन टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल की बात हो रही है। कांट जो कि 1724 में जिनका जन्म हुआ और 1804 में उनका देहांत हो गया, बहुत महान दार्शनिक। कांट की कुछ फिलोसफिकल टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उनको आज डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट की डिमांड थी बहुत। जैसे पहला, कांट का एक कॉपरनिकन रेवोल्यूशन होता है। ऐसे बोलते हैं कि कॉपरनिकन ने जो रेवोल्यूशन किया था कि जियोसेंट्रिसिटी से हेलियोसेंट्रिसिटी की तरफ वो ले गया था हमको, वैसे ही कांट ने भी एक कॉपरनिकन रेवोल्यूशन किया। क्या था ये कॉपरनिकन रेवोल्यूशन? देखिए, कांट से पहले जो फिलोसफर थे वो बोलते थे कि ऑब्जेक्ट्स, माइंड कन्फॉर्म्स टू द ऑब्जेक्ट, माइंड कन्फॉर्म्स टू द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट की अपनी एक इंडिपेंडेंट सत्ता है और माइंड जो है वो पैसिवली ऑब्जेक्ट्स को रिसीव करता है और उसके बारे में हमको नॉलेज देता है एंड जनरेट्स आइडियाज। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेट्स से एप्पल है, एप्पल की कुछ क्वालिटीज़ हैं हमको दिख रही हैं, रेडनेस, उसको टेस्ट करते हैं तो उसकी स्वीटनेस है, उसकी फ्रेग्रेंस है, उसका टेक्सचर है, कई सारी चीज़ें उसकी है, उसकी जो शेप है वो है। तो अभी तक फिलोसफर का कहना था कि हमारा माइंड जो है वो एक पैसिव माइंड है, मतलब ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है और माइंड जो है पैसिवली इन क्वालिटीज़ को रिसीव करता है, माइंड हमारा, और फिर आइडियाज़ बनाता है उसकी बेसिस पे कि उसने बना दिया ओके ये जिसमें भी रेडनेस है, स्वीटनेस है, फ्रेग्रेंस है, टेक्सचर है, शेप है, उसका आइडिया बना दिया एप्पल का आइडिया हमारे दिमाग में। बट अब कांट ने चीज़ें चेंज कर दी। कांट ने बोला कि नहीं, माइंड इज़ नॉट पैसिव, माइंड पैसिव नहीं है, माइंड जो है वो, माइंड इज एक्टिव। एक्टिव, एक्टिव कैसे? क्योंकि माइंड के अंदर हमारे कुछ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स हैं, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स। जैसे कि माइंड हमेशा जब भी किसी क्वालिटी या सेंसेशन को रिसीव करता है, सेंसेशन माने जैसे कि रेडनेस, स्वीटनेस, जो हमको क्वालिटीज रिसीव हो रही है ऑब्जेक्ट की, जैसे वो उनको रिसीव करता है, तुरंत उनके ऊपर स्पेस और टाइम का फ्रेमवर्क लगा देता है। और स्पेस और टाइम कांट के लिए ऑब्जेक्ट में नहीं है, स्पेस और टाइम जो है वो माइंड के कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में है। तो जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो किसी जगह और किसी समय ही देखते हैं। ऐसा कभी हुआ है कि कोई कोई आपने जगह चीज़ देखी और किसी जगह पे नहीं थी और किसी समय नहीं देखी हो? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता। फिर कांट बोलते हैं कि जैसे जैसे ही स्पेस और टाइम की कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क काम कर गया, उसके बाद जगह चीज़ जाती है, वो जाती है हमारी कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर। कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अब इसको समझो, देखो बहुत आसानी से समझा सकते हैं। आपने दो दो घटनाएं देखी, एक था एक पत्थर बड़ा था, स्टोन है, ये स्टोन जो है वो गर्म हो रहा था, इट वॉज हॉट, आपने छू के देखा, इट वॉज हॉट।
फिर आपने ये देखा, आपने परसेप्ट वन, एक चीज़ परसीव करी आपने, किसी जगह और किसी समय आपने परसीव किया। फिर आपने दूसरी चीज़ देखी कि यार धूप बहुत तेज हो रही है, सन इज शाइनिंग इन द स्काई, बहुत तेज हो रही है, ठीक है, ये परसेप्ट टू था हमारा। अब कांट बोलेगा कि भाई देखो ये तो स्पेस और टाइम की चीज़ें लग गई, बट अब ये अलग अलग परसेप्ट जो हैं वो जाकर जुड़ जाएंगे हमारे माइंड की कैटेगरीज से। मतलब माइंड जो है हमारा वो कैटेगरी लगा देगा, कैटेगरी एक धर्म है जो हमारा माइंड लगा देता है किसी भी दो परसेप्ट्स पे उनको जोड़ने के लिए। जैसे कि एक कभी भी एक देखता है और एक और देखता है तो तुरंत दो बता देता है कि दो। तो माइंड के अंदर ये कैटेगरीज हैं जो दो परसेप्ट के बीच के अंदर रिलेशनशिप बनाती है। जैसे कि परसेप्ट वन और परसेप्ट टू के बीच में हमारा माइंड कॉजेलिटी की कैटेगरी लगा देगा कि सन इन द स्काई, सन शाइनिंग इन द स्काई और सन्स हीट इज द रीजन फॉर द हॉटनेस ऑफ दिस स्टोन। तो माइंड ने तुरंत कॉजालिटी की कैटेगरी लगा दी। तो अभी आप देखोगे तो माइंड जो है हमारा वो बड़ा एक्टिव माइंड है। माइंड पैसिव नहीं है कि चीज़ें आ रही हैं और माइंड जान रहा है, नहीं, माइंड चीज़ों को एक्टिवली बना रहा है। एक्टिवली कैसे? क्योंकि उसके अंदर कुछ कैटेगरीज हैं, स्पेस और टाइम का फ्रेमवर्क है जिससे वो नॉलेज को बनाता है। तो ये कांट का कॉपरनिकन रेवोल्यूशन था जिसने माइंड सेंट्रिसिटी की तरफ ले आया रादर देन ऑब्जेक्ट सेंट्रिसिटी। पहले ऑब्जेक्ट सेंट्रिसिटी थी, अब माइंड सेंट्रिसिटी हो गई। ये था इसका कॉपरनिकन रेवोल्यूशन। आगे देखते हैं उनकी कुछ और टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट। जैसे कि कांट की टर्मिनोलॉजी आती है, मैं आपको बताता हूँ। ट्रांसेंडेंटल शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है कांट की फिलॉसफी में। ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक्स का नाम सुना होगा आपने, ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक का नाम सुना होगा अगर आपने फिलॉसफी पढ़ी है तो। अभी तक बच्चे गच्चा खा जाते थे इन सब चीज़ों से। ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक, ये टर्मिनोलॉजीज का बहुत इस्तेमाल होता है। इनका क्या मतलब है कांट की फिलॉसफी के अंदर? आसानी समझते हैं। देखो, कांट ने किताब लिखी थी, सबको पता है। किताब का नाम था क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन को कांट ने तीन भागों में डिवाइड किया था, तीन प्रमुख भागों के अंदर डिवाइड किया था। पहला भाग था ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक, सॉरी ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक्स। यहाँ पे कांट जो है वो नेचर की बात करता है, स्पेस और टाइम की बात करता है। स्पेस और टाइम से रिलेटेड जहाँ भी उसने बातें करी हैं वहाँ वो ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक्स में करी है। ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक्स में ही कांट जो है वो अपनी स्पेस और टाइम की थ्योरी देते हैं, बताते हैं कि दीज आर ए प्रियोराई फॉर्म्स ऑफ इंट्यूशन, दीज आर ए प्रियोराई फॉर्म ऑफ सेंसिबिलिटी। अभी बहुत आसानी समझते हैं क्या मतलब है इनका। ए प्रियोराई मतलब प्रायर टू एक्सपीरियंस, मतलब स्पेस और टाइम हमें एक्सपीरियंस में नहीं मिलते, रादर स्पेस और टाइम के बेसिस पे पर एक्सपीरियंस हो पाता है। जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि कोई भी क्वालिटी सेंसेशन है वो हम किसी जगह और किसी समय ही देखते हैं, और वो जगह और समय की जो धारणा है वो हमारे दिमाग के अंदर है, पहले से हमारे मस्तिष्क के भीतर है। तो हमारा मस्तिष्क है जो है वो किसी भी क्वालिटी पे समय और जगह की अवधारणा लगा देता है। तो ये ए प्रियोराई है क्योंकि ये प्रायर टू एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस से भी पहले ये होती है, क्योंकि बिना इनके एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता। मतलब हम किसी चीज़ को बिना जगह और बिना किसी समय जान ही नहीं सकते, इसलिए ए प्रियोराई बोलता है उनको। सेंसिबिलिटी बोलता है इनको, क्योंकि सेंस से हमको जान, हम सेंसिबल नॉलेज की पता चलती है हमको, सेंस वाली नॉलेज की। दूसरी बात करता है ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक। यहाँ पे वो बात करता है कांट कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग की। उसने कुछ 12 कैटेगरीज बताई हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग की, जिसको उसने डिवाइड किया है क्वांटिटी, क्वालिटी, रिलेशन एंड मोडालिटी। इनके तीन तीन भाग किए हैं और बताया है कि जब भी जैसे गुणा भाग हमको करना होता है तो हमारी क्वांटिटी की कैटेगरी काम करती है। जब भी हमको कोई क्वालिटी जांचनी होती है तो हमारी क्वालिटी कैटेगरी काम करती है। जब भी कॉज एंड इफेक्ट जैसी कोई रिलेशनशिप बनानी होती है तो हमारा
जो है वो कैटेगरी वाली, ये वाली कैटेगरी काम करती है। और जब हम मोड की समझते हैं कि कौन सी चीज़ किस चीज़ का मॉडिफिकेशन है, तो हम हमारी मोडालिटी वाली जो कैटेगरी है वो काम करती है। तीसरी उसने बात करी थी ट्रांसेंडेंटल ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक की। ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक देखो, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन कितने में डिवाइड थी? ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक, ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक और ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक। ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक में बात करता है इमैनुअल कांट ऐसे टॉपिक्स की, जैसे कि वो बात करता है सेल्फ की, कि सेल्फ क्या है, सेल्फ के जो अवधारणाएं है उनकी बात करता है। वो बोलता है कि सेल्फ को हम जान नहीं सकते, ये नोमेना है। नोमेना मतलब ये अज्ञेय की बाउंड्री में आता है, अज्ञेय, हम जान नहीं सकते, क्योंकि ये ही तो जानता है। जो जानता है उसको कैसे जान जाओगे? जो जानता है उसको कैसे जान जाओगे? और जो जानता है उसको जानने की कोशिश करोगे तो एक आपको प्रॉब्लम आएगी, उसको बोलता है पैरालॉजिज्म। पैरालॉजिज्म एक लॉजिकल फैलेसी है, तार्किक त्रुटि है। तार्किक त्रुटि, जब भी हम आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं कोई ना कोई अनुभव के बेसिस पे, कोई ना कोई तर्क के बेसिस पे, तो हम एक लॉजिकल फैलेसी कमिट कर देते हैं, जिसका नाम दिया उसने पैरालॉजिज्म। फिर बात करता है एंटीनोमीज की। एंटीनोमीज जो दो तरीके के अपोजिंग आइडियाज होते हैं, टू अपोजिंग आइडियाज। जब भी हम वर्ल्ड के बारे में जानकारी की कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड एज अ होल कैसा है, एज अ होल, तो हमारे भीतर दो तरह के अपोजिंग आइडियाज जनरेट होते हैं कि वर्ल्ड की क्या कोई बिगिनिंग है, कोई बिगिनिंग है, और नो बिगिनिंग, मतलब इटर्नल है वर्ल्ड, हमेशा से ही एग्जिस्ट करता है, शाश्वत है, या फिर किसी ने इसको कभी शुरुआत करी इसकी। क्या इसका कोई क्रिएटर है, या ये कॉजा सुई है, मतलब कॉजा सुई मतलब अपने आप ही जनरेट हो गया? क्या दुनिया में फ्रीडम है, या सब कुछ डिटरमाइंड है? तो इस तरह की कई सारी एंटीनॉमीज की उसने बात करी। एंटीनॉमीज मतलब दो अपोजिंग आइडियाज, जब हम रैशनैलिटी लगाने की कोशिश करते हैं वर्ल्ड को जानने के लिए, तो हमारे भीतर कुछ तार्किक त्रुटियां उत्पन्न होती हैं। दो तरह के द्वंद्वात्मक प्रत्यय उत्पन्न होते हैं, जिनको उन्होंने बोला कि ये तो आपकी एंटीनॉमीज हैं। फिर बात करता है, अब देखो हमने समझ लिया, अभी तक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमने समझ ली। कॉपरनिकन रेवोल्यूशन समझ लिया, स्पेस टाइम समझ लिया, कैटेगरी समझ ली, भाई परसेप्ट कंसेप्ट क्या होते हैं उसके वो समझ लिए, ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक स्पेस और टाइम के बारे में है, ये कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में है, ये नोमेना फिनोमेना, पैरालॉजिज्म, गॉड की बातें, ये सब बातें इसने डायलेक्टिक्स में करी है। ठीक है, कांट के बारे में। फिर कांट जो है वो कई सारी और भी बातें करते हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव एक टर्म आती है उनकी, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। ऑल्दो वो फिलोसफी पेपर 1 में नहीं आती, बट वो एथिक्स में और कहीं ना कहीं हमारे पेपर 2 जो है फिलोसफी का, सोशो पॉलिटिकल, वहाँ पे काम में आ जाती है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। तो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव में कांट बोलते हैं कि जब भी हम मोरालिटी की बात करते हैं, मोरालिटी मोरालिटी मतलब व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, और जब हम इवेलुएट करते हैं कि क्या ये चीज़ राइट है कि ये चीज़ रॉन्ग है, क्या मेरा जो एक्शन है वो राइट है कि रॉन्ग है, तो किस क्राइटेरिया पे हमको इवेलुएशन करना है, व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया टू नो दी राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ एन एक्ट। तो कांट बोलते हैं कि देखो जी, ये कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स आपको देखने पड़ेंगे। सबसे पहला कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव बताता है, ये कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का मतलब होता है कुछ अनकंडीशनल अनकंडीशनल मॉरल कमांड्स, अनकंडीशनल मॉरल कमांड्स मतलब कोई भी कंडीशन द्वारा लिमिटेड नहीं है, ये अनकंडीशनल है, नेसेसरी है, फॉलो करना है इनको। और नेसेसरी क्यों है, जैसे कि पहली बताता है यूनिवर्सलाइजेबिलिटी। यूनिवर्सलाइजेबिलिटी की बात करता है कि किसी भी एक्शन को आप राइट तभी कह सकते हो अगर उसको यूनिवर्सलाइज किया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल झूठ बोलना, झूठ बोलना, आप बोलो कि भाई क्योंकि ये झूठ मैंने किसी की
किसी को बचाने के लिए किया, बोला, इसलिए झूठ बोलना सही है। बट नहीं जी, क्या इसको यूनिवर्सलाइज कर सकते हैं? क्या हर कोई अब दुनिया में झूठ ही झूठ बोले किसी को बचाने के लिए? क्या इस एक्ट को यूनिवर्सलाइज किया सकता है? नहीं, आप मना करोगे। आप बोलोगे कि भाई ये बच्चा जो है इसने चोरी इसलिए कर ली क्योंकि भूखा था। तो क्या अब जब भी जिसको भूख लगे वो चोरी कर सकता है दुनिया में? क्या इस एक्ट को यूनिवर्सलाइज किया सकता है? तो कांट बोलेगा नहीं, क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर चोरी हर जगह यूनिवर्सलाइज हो गई, जैसे कोई भी कारण हो, तो वो समाज के अंदर अव्यवस्था, कहीं ना कहीं रोष स्थापित कर देगी। तो यूनिवर्सलाइजिबिलिटी की बात करता है। फिर कांट बात करता है कि यूनिवर्सलाइजिबिलिटी तो है, साथ में ये भी है कि हमारे जो एंड्स हैं उसको देख के नहीं, हमको मीन्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मीन्स आर मोर इम्पोर्टेंट। मतलब साध्य से ज़्यादा साधन, साधन की शुद्धता, की प्योरिटी इम्पोर्टेंट है। क्या मिल रहा है से मतलब नहीं है, आप कैसे किसी चीज़ को कर रहे हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कांट ने एक कहानी बताई, जैसे कि एक लड़का था, उसने दो लड़कियों की जान बचाने के लिए, बहुत पतला सा लड़का, दो बच्चियों की जान बचाने के लिए वो जाके बहुत भारी गुंडों से लड़ लिया। उसने ये नहीं सोचा कि भाई मैं अब जा रहा हूँ इनसे लड़ने के लिए, मैं तो मर जाऊँगा। बट उसने एकदम, क्योंकि उसने साधन, साधन उसकी शुद्धता थी, उसने बोला कि अब जो मुझे करना है, अब जो मेरे अंदर एक कमांड उठी है, अनकंडीशनल मॉरल कमांड, मुझे उसको फॉलो करना है बस अब। तो वो कूद गया वो लड़का, वो बचा नहीं पाया उन बच्चियों को, बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो गया। उसके बाद भी उस लड़के ने अपनी जान दे दी। फिर कुछ समय बाद जब लोगों को पता लगा तो उन्होंने उस लड़के की वहाँ पे स्टोन पोर्ट्रेट लगवाई कि ये लड़के ने अपनी जान दी इनको बचाने के लिए। तो कांट कहते हैं कि आपके मीन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप हमेशा यूनिवर्सलाइजिबिलिटी और अनकंडीशनल मॉरल कमांडमेंट के हिसाब से काम करो। ठीक है। तो ये कांट की कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो आज मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो आज मैंने इनको थोड़ा सा आपके समक्ष मैंने आपने बताने की कोशिश करी। अगर आप कोई टर्मिनोलॉजीज हैं फिलोसफी की जिससे आप कंफ्यूज रहते हो, आपको प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आई विल ट्राई टू